80 पैसे 87 रुपए के लेवल पे आईओसी में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत ही जल्द 95 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 82 रुपीज का। ओके, 82 का स्टॉप लॉस, 95 के टारगेट्स, आईओसी पर रखे नजर। शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक्शन है और बीपीसीएल के विनिवेश का इंतजार है। अनिल जी की आज के 2000 की पिक ऑलरेडी कमाल करती हुई दिखा रही है। पर आइए एक और बेहतरीन कॉल लेते हैं अनिल जी की तरफ से, एक और बेहतरीन हाई रिस्क आइडिया जो अनिल जी ने आइडेंटिफाई करा है। बताएं सर। दीप, ये हाई रिस्क आइडिया इसलिए कि क्योंकि मैं जिस रिकमेंडेशन प्राइस पर इसे रिकमेंड करता हूं वहां से थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन उससे पहले एक काम करना चाहता हूं। बीपीसीएल हमने 399 400 रुपए के आसपास दिया होगा, आपने 402 3 4 5 तक जहां भी लिया हो, डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों ने खरीदा है, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 414-15 अभी भी डे हाई पर है। और जो लोग रखना चाहते हैं वो 420 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीद लें, ये ज्यादा ठीक होगा दीप। कि अब इसको कॉल में आप कन्वर्ट कर ले। 420 वाला कॉल ऑप्शन चल रहा है 17 रुपए के आसपास। यहाँ 13 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा और 35 रुपए 40 रुपए तक के टारगेट आपको लेकर चलने हैं मंगलवार के आसपास। और नहीं तो कम से कम आपकी रिस्क अब कम हो जाएगी। तो आप अब इसको फ्यूचर्स को कॉल में कन्वर्ट कर लें अगर आप मंगलवार के लिए तो होल्ड करना चाहते हैं। और डे ट्रेडर हैं तो आपके कम से कम 10 रुपए तो आराम से बने होंगे। तो अब आप चाहें तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अब जहां तक सवाल है हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक का, तो एक आदित्य बिरला कैपिटल मैंने दिया है और दूसरा भी फाइनेंशियल सर्विसेज से ही है और वो है यस बैंक। 14.5 रुपए में यस बैंक यहां पर मुझे पसंद है खरीदारी करने के लिहाज से, और ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। लगातार मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। देखिए यस बैंक में जो सबसे बुरा समय था वो बीत चुका है। अब मैनेजमेंट नया आ चुका है, बेहद एग्रेसिव मैनेजमेंट है। पूरा फोकस रिटेल बैंकिंग पर वो कर रहे हैं। एनपीए को कंट्रोल में ला रहे हैं, एक के बाद एक अपने एनपीए क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। एसेट्स मोनेटाइज करके उनसे बैलेंस शीट मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी पैसे आरबीआई से लिए थे वो समय से पहले वापस वो दे चुके हैं। मुझे लगता है 12-13 रुपए में जब भी यस बैंक आपको मिलता है बेहद इंटरेस्टिंग बाय है। और ये स्टॉक हो सकता है 3 साल में कुछ ऐसा कमाल कर जाए जो आपने सोचा ना हो। और सबसे बढ़िया बात है 14-15 रुपए का स्टॉक है, आप आराम से डिलीवरी लेकर रख सकते हैं। थोड़ा अभी खरीद लीजिए 12-13 रुपए की रेंज में। बाजार में जब भी बाजार खराब हो उस वक्त अगर ये यस बैंक आपके हाथ में आता है तब लीजिए जरूर। मुझे लगता है 17 से 18 रुपए तक के टारगेट्स आसानी से आते हुए दिख सकते हैं। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है। एफडी से दुगने रिटर्न में अगर आप संतुष्ट हैं तो यस बैंक आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आपका लंबा व्यू है 3-5 साल का, तो 25-30 रुपए तक की भी आपको यस बैंक में आगे चाल आती हुई दिख सकती है। तो यस बैंक एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है जो आने वाले समय में आपको 3 से 5 साल में बढ़िया मुनाफा दे सकता है। और अगर जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है वो 12-13 रुपए में खरीदिए। 15-17 रुपए के 16-17 रुपए के टारगेट में आप यहां पर यस बैंक में खरीदिए। तो सिर्फ ये इसलिए मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न कह रहा हूं, 2 वजह से। एक तो ये कि अभी भी यस बैंक में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन आना बाकी है, और दूसरा ये कि 12-13 रुपए से थोड़ा सा ऊपर है, 14.5 रुपए के आसपास, तो थोड़ा बढ़ा हुआ है पिछले हफ्ते भर में। अदरवाइज तो 13 रुपए के आसपास तो बहुत ही बढ़िया खरीदारी का ये एक लेवल है। तो यस बैंक और आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न के तौर पर खरीदारी करनी चाहिए जी। बिल्कुल, तो येस बैंक पर करिए खरीदारी। और आपको याद होगा जब इसकी फंड रेजिंग हुई थी तब भी आप अनिल जी ने आपको कहा था लोअर एंड पर खरीदिए और वहां से भी बेहतरीन रिटर्न्स आए। अब करेक्शन के बाद फिर से बढ़िया लग रहा है येस बैंक, तो नजर रखिए यहाँ पर। आइए विश्वेश जी के पास चलते हैं, उनके पास एक कॉल तैयार है। बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। इंस्पायर्ड फ्रॉम अनिल जी, देखिए हाई रिस्क ट्रेड है और मुझे उनका ये जो बाइफर्केशन है आज वो अच्छी लगी। तो ये हाई रिस्क ट्रेड है। स्टॉक काफी वीक था लेकिन काफी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 8 या 10 महीनों के बाद बहुत लार्ज कंसोलिडेशन कह सकते हैं आप इसको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोले या लार्ज ट्रायंगल बोले, ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक का नाम है अरविंद लिमिटेड। बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर में मई के बाद में ये लेवल आप देख रहे हो, जिस हिसाब से आज स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है 200 डे के ऊपर क्लोज दे रहा है और मंथली चार्ट के अंदर 55 मंथ के ऊपर ये शायद ये मंथ में एवरेज दे देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज एक्सेप्शनली गुड फ्रॉम अ डेटा पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है कि स्टॉक इज हेडिंग मच हायर फ्रॉम द करंट लेवल। तो खरीदना है, हाई रिस्क ट्रेड है इसलिए स्टॉप लॉस बताऊंगा, लेकिन पोजिशनल लेना है उतना ही लेना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। 37 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना है।
48 और 55 ये दो बड़े टारगेट है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है, अगर पुल बैक आता है तो भी लेना चाहिए। देखिए क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 36 के आसपास अगर रखेंगे तो मुझे लगता है दैट वुड बी सेफ। 200 डीएमए के ऊपर क्लोज है और आज वीकली में 55 वीक के ऊपर क्लोज दे रहा है। मुझे लग रहा है बहुत शार्प रैली आनी चाहिए। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 0.9 है, 1300 करोड़ का सेल करता है, उसके सामने 1000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, गिरा हुआ है। डेफिनेटली कुछ फंडामेंटल इशू भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइस के लिहाज अच्छा है। अरविंद लिमिटेड खरीदिए, 37 का स्टॉप लॉस रखिए, 48 और 55 ये दो टारगेट रहेंगे। ओके, तो 48 और 55 के टारगेट्स के लिए अरविंद लिमिटेड पर आपको करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए फिलहाल सलाह, और बढ़िया मूव भी स्टॉक पर आपको आते हुए दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करनी है और उसके बाद मार्केट क्लोज की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। सर अनिल जी की तरफ से उनकी वैल्यू पिक भी आनी है, तो बहुत सारा एक्शन अभी बाकी है। छोटा सा ब्रेक के बाद एक्शन कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन चल रहा है। बाजार को बंद होने में बस 7-8 मिनट ही बाकी हैं और बढ़िया एक्शन आया है। रिकॉर्ड हाई के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी आई है, जो कि एक्सपेक्टेड था। देखिए निफ्टी बैंक अब थोड़ा लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, बट फिलहाल ऊपरी स्तरों से थोड़े जो फिसले हैं बाजार, वो चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है, थोड़ी मुहूर्त की खरीदारी बिकवाली हुई है। पर ढेर सारा एक्शन मार्केट्स में अभी भी आपको आते दिख रहा है और हाई बीटा नेम्स अभी भी आपको बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं और पीएसयू स्टॉक्स पर आज अच्छा एक्शन है। तो बीपीसीएल के साथ साथ आईओसी, एचपीसीएल तो मूव कर ही रहे हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन, बंसल जी इस पर जरा राय दीजिए। यहाँ पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, 410 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बताइए कंटेनर कॉर्पोरेशन पर क्या करना है। देखिए दीपांशु, मूव अच्छा आ रहा है और जैसा अभी हमने फ्राइडे को भी चर्चा करी थी कि 404 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है ऊपर में 420 422 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अब ब्रेकआउट का जो स्टॉप लॉस है वो 403 का बैठता है। पहला टारगेट 419 से 422 का जोन है, और एक बार ये लेवल्स निकलते हैं तब ऊपर में 434 435 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कॉनकॉर पर रखे नज़र, बढ़िया मूव आ रहा है। और पिछले हफ्ते सेठी साहब ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी और उनके टारगेट्स भी आसानी से आगे थे, और अब देखिए वहाँ से भी एक फर्दर मूव आपको कंटेनर कॉर्प दिखा रहा है, तो नज़र रखिए इस स्टॉक पर। एनएमडीसी, सुमित जी आपकी एक पिक बढ़िया मूव दिखा रही है। एनएमडीसी 94 के लेवल्स पर क्या करना है? बिल्कुल दीपांशु, कल हमने क्लोजिंग शो में एनएमडीसी भी दिया था और जिन्होंने भी लिया होगा 9250 के आसपास, उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आज। और अभी तो स्टॉक के अंदर अगले हफ्ते और बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। एनएमडीसी इस बार 100 को पार करेगा, 3 डिजिट में हमको जल्दी एनएमडीसी देखने को मिलेगा, तो इसको पोजिशनली होल्ड करें। आने वाले हफ्ते में एनएमडीसी में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 98 से 100 के इमीडिएट टारगेट होंगे, 100 के ऊपर निकला तो और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। डीसी पर रखिए नज़र, और यहाँ से आप स्टॉक पर बेहतरीन तेज़ी आते हुए देख सकते हैं। कुछ लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर आज बढ़िया मूव आ रही है। सिटी साहब, लॉजिस्टिक सेक्टर पर आपकी राय, क्योंकि अब तो कोरोना वैक्सीन के आने की बात चल रही है, तो स्पेशली जो कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स फर्म्स हैं वहां पर थोड़ा एक्शन बाजार का बन रहा है। आपकी कोई राय? आप इस स्पेस को ट्रैक करते हैं सर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये जो स्पेस है अच्छा करेगा। अभी थोड़ी देर पहले शायद सुमित ने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को रिकमेंड भी करा है। वैसे एजिस लॉजिस्टिक्स स्पेस की एक कंपनी है जो कि मुझे काफी पसंद है, निचले लेवल्स पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है। और उसके अलावा भी मुझे लगता है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसा स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। तो ऑल इन ऑल इस तरह के स्टॉक्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय लॉजिस्टिक स्टॉक्स पे। आइए अगला बिगुल आशीष सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, नहीं मेरा बिगुल नहीं है, मेरा एक सवाल था। अनिल जी, मैं एक चीज देख रहा था कि जिस तरह से जो वीकेस्ट लिंक ऑफ द मार्केट था, आईटीसी, एलएनटी, एबी कैपिटल, या बहुत सारी अभी मैंने वो सुनी, वो भी चल रहा है। पीएसयूज में भी एक अच्छी मूव आ रही है, फ्रंट लाइन चल रहे हैं, यूफोरिया बना हुआ है, हीटेड है, सारी बाय कॉल्स हैं, मैं ढूंढने से भी कोई शॉर्ट नहीं ढूंढ रहा हूं। तो अनिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही टाइम है कि इंटरमीडिएट थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है? तो मैं फॉर ए चेंज पूछना चाहता हूं, आपको कोई वीक सेक्टर ऑफ द मार्केट नजर आ रहा है कि एज ए हेज अनिल जी 5-5 स्टॉक की कॉल हम लेके जा रहे हैं और सारी बाइंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक अनकैनी फीलिंग आ रही है अनिल जी के इस भाव पे हेजिंग के लिए कुछ शॉर्ट होना चाहिए, और प्रॉब्लम ही हो रही है अनिल जी, शॉर्ट मिल नहीं रहा। तो आप इसमें हेल्प कर सकते हैं क्या थोड़ी? इंडेक्स कर दीजिए सर, कुछ समझ में ना आए तो सबसे बेस्ट है इंडेक्स है। गिरेगा तो इंडेक्स गिरेगा। जो आपका स्टॉक है, जो आपका लॉन्ग है, उसके सामने उसका बीटा चेक कर लीजिए कि इंडेक्स के मुकाबले में वो कितना बढ़ता घटता है। कुछ समझ में ना आए, पता चला कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव कुछ अलग तरह का आ जाए, लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो कर सकते हैं। एक स्टॉक है मेरे रडार में आ रहा है, अगर आपको समझ में आता हो और आपको पसंद भी आता है इसलिए पूछ रहा हूँ। एमएनएम फाइनेंस शॉर्ट करेंगे आप? मुझे लगता है एनबीएफसी थोड़ी सी कमजोरी के संकेत दे रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीरामल, एलएनटी फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सब थोड़े कमजोर हो रहे हैं। बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस कर दीजिए सर। अनिल जी, मुझे भी आपने जो सेक्टर ढूंढा है ना, मुझे भी वो एमएनएम फाइनेंस, एनबीएफसी, या फिर एक और भी मेरा फेवरेट है अनिल जी, वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और एसबीआई। मुझे लगता है इनमें भी शायद दोबारा से हेज बनने के सिग्नल आ रहे हैं। तो आई थिंक एक डिसिप्लिन हेज अनिल जी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस आरएसआई पे करंटली खड़ा हुआ है, उसके बाद भी अनिल जी जो यूफोरिया बना हुआ है कि जेन्युइनली, मतलब जो अगर हम शॉर्ट करवा लेते थे या पेयर ट्रेड भी बनाते थे कि कोई मिल नहीं रहा। सो आई थिंक यही एक टाइम होता है अनिल जी, कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज मिल जाता है, चाहे वो छोटा सरप्राइज हो अनिल जी। वो सरप्राइज 200 पॉइंट के मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान बाजार में रखना ज़रूर चाहिए। हालांकि आप देखें तो यूफोरिया है ऑल अराउंड, नया रिकॉर्ड आज भी आपको लगते हुए दिखा है, शुभ दिन है तो थोड़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है। बट अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कि आज का एक्शन आपने बाजार पर कैसा होते हुए देखा है। एक्शन पॉजिटिव था, थोड़ी मुनाफा वसूली एंड में आती हुई दिखी है, पर बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल इन स्टॉक्स ने लीड कराया। बीपीसीएल के विनिवेश पर अब क्लैरिटी आने वाली है। 16 तारीख आखिरी दिन है और उस पर कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, ये क्लियर संकेत आ गया है। तो बीपीसीएल उससे पहले 5% की तेजी अनिल जी की भी पिक रही है।
टाटा मोटर्स अच्छी खरीदारी है, अनिल जी ने इस स्टॉक को भी रेकमेंड करा है एक ट्रेडिंग आइडिया के लिए, वहां पर नजर रखिए। HDFC लाइफ, यहां पर आपने बढ़िया मूव आता देखा है। सन फार्मा, टाटा स्टील, सारी हमारी एक्सपर्ट्स की पिक्स रही हैं, वहां पर एक्शन था। इन्फोसिस थोड़ा पार्टिसिपेशन इससे भी, बट इसके बाद अगर आप देखें तो लगभग सारे स्टॉक्स आधे से 1% की तेजी में रहे हैं। 12 निफ्टी के स्टॉक्स थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग दे रहे हैं, जिसमें हिंडाल्को हल्की सी गिरावट है 1.2%, तो सबसे ज्यादा गिरावट सिर्फ इसी में थी, वो भी सिर्फ 1.2%। थोड़ा सा रोटेशन हीरो मोटोकॉर्प, SBI, बजाज फाइनेंस, NTPC और एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स में भी आपने देखा है। फ्यूचर्स में अगर आप बात करें तो OMCs के अलावा आपने देखा है कि PSU कंपनीज पर एक्शन था। कंटेनर कॉर्प जिस वहां पर नजर रखिए अच्छी मूव आई है, साथ ही NMDC यहाँ पर भी अच्छी मूव आई है। सेल और गेल यहाँ पर भी आपने मूवमेंट देखा है। आज के लिए मैक्स फाइनेंशियल, IDFC फर्स्ट बैंक, सुमित जी की पिक, साथ ही टाटा पावर, पिडलाइट, कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपने एक्शन बनते हुए देखा है। दूसरी तरफ पीरामल कल की तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली इधर आई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, M&M फाइनेंस, जैसे कि अनिल जी बोल रहे थे, NBFCs हल्की लग रही हैं इस समय। L&T फाइनेंस में भी हल्की सी गिरावट आई है। बट अनिल जी, ऑल इन ऑल मुहूर्त सेशन अच्छा रहा, पॉजिटिव मुहूर्त सेशन दिखा बाजारों के लिए। ठीक ठाक गेंस के साथ क्लोज हो रहे हैं, 0.4% निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर भी 0.2%, सेंसेक्स पर भी। नए रिकॉर्ड के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हुई है सर, पर 50 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी मुहूर्त सेशन के दिन बंद हो रहा है सर, तो साल की अच्छी शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल दीप, और इसमें कोई डाउट नहीं कि फिर से लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया 12,828। अब ये है ऐतिहासिक स्तर जो इतिहास में दर्ज हो चुका है ऑल टाइम हाई के तौर पर, और 12,770 ये प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिखी है। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी शायद ऊपर आए, इसके आसपास आए, तो 12,770 की ये प्रोविजनल क्लोजिंग है। और सेंसेक्स भी 200 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ है, तो ये आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग है। तब तक हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बंद हो उससे पहले मैं एक बार, बंद तो हो चुके हैं, फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले एक राय मैं आप सब लोगों से लेना चाहता हूं। आशु सर, मैं आपकी तारीफ तो कर रहा था इतनी ज्यादा सेशन की शुरुआत में कि चलिए आप अभी लॉन्ग पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अचानक से सेशन के अंत में शॉर्ट का मूड क्यों बना, ये बताइए। नहीं अनिल जी, वो ना मार्केट में ना कुछ यूफोरिया नजर आ रहा है। तो देखो अनिल जी, बीच बीच में हमारे को जो 200 पॉइंट की मिलती हैं, मैं कोई मंदी में नहीं हूँ, डेटा बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है अनिल जी। शॉर्ट सिस्टम के अंदर डेफिनेटली है, निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, और कॉल्स भी शॉर्ट है अनिल जी। अगर आप कॉल पुट की रेशियो देखोगे, आप किसी भी तरह से देखो, जो आम पब्लिक है अनिल जी, वो सिर्फ कॉल्स ही कॉल्स में शॉर्ट है और ऊपर फंसती जा रही है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि वी आर स्टेयरिंग एट 13,000। लेकिन अनिल जी, वो बीच बीच में जब भी एक जो छोटी छोटी कॉम्प्लेसेंसी आ रही है ना, उसके चलते जो 200 पॉइंट की करेक्शन आ रही है। और अनिल जी, मैं पिछले मतलब 10-15 दिन से जो कंटिन्यूसली बात हो रही है, जब मुझे ही कोई शॉर्ट का स्टॉक नहीं मिल रहा, इसका मतलब सबके सभी लॉन्ग चलते जा रहे हैं। तो अनिल जी, इतना आसान भी मनी मेकिंग है ट्रेडिंग के लिए कि कंटिन्यूसली रोज के रोज चलता रहेगा, होगा नहीं। तो अनिल जी, वो डिसिप्लिन बार बार कहीं ना कहीं वो दिमाग में हिट करता है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि लॉन्ग शॉर्ट मिक्स जरूर होना चाहिए। तो इसलिए अनिल जी मैंने कहा, बाकी कोई मंदी वाली बात नहीं है। मंदी वाली बात नहीं, सिर्फ हेजिंग वाली बात है। वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, आपको भी लगता है कि हेजिंग करनी चाहिए या मार्केट तेजी से यूफोरिया वाले मूड में आ रहा है? देखिए, मैं 1 मिनट का समय लूंगा इस बारे में कि अभी जो ओआई है ओवरऑल, वो ओआई जो उस वक्त जब जनवरी में जो हाई बनाया था, उस ओआई से भी ये करीब 15% नीचे है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट उतना भारी नहीं है। हाँ, लेकिन जो इवेंट थे वो अब एक के बाद एक जा रहे हैं, आगे कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं पॉजिटिव, तो उस वजह से मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं, कोई आप ढूंढे कोई ऐसा स्टॉक जो नीचे जाता हो। पर मेरा ये मानना है, और मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करता हूँ, बड़े ट्रेडर्स की नहीं, तो रिटेल इन्वेस्टर को अगर आप कुछ भी शॉर्ट करने के लिए बोलो, उससे होता नहीं है, और उस पर कोई लेने वाला नहीं होता। 10 में से ये 9 आदमी उसको इस कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। लेकिन अगर आप बाय कॉल दो तो वो लोग लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, भले ही मार्केट अच्छा नहीं जाए, लेकिन वो स्टॉक मार्केट से बेहतर चल सकता है। तो मेरी लगातार उसी तरह से ढूंढने में इच्छा रहती है, और मेरे ख्याल से हर एक की अपनी स्पेशलिटी है, और कोई अगर ऐसा नीचे जाने वाला स्टॉक ढूंढ रहा है और वो मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज उसके अंदर जो तेजी से जो रिटर्न मिलते हैं नीचे गिरने वाले स्टॉक में, वो बढ़ते वाले में उतने नहीं मिलते। तो मेरे ख्याल से एक ट्रेडर को अपने हिसाब से जो शॉर्ट कर सकता है, उसको दोनों तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ रोड क्रॉस करने से पहले देखना चाहिए।
हमारे जैसे आदमी जो सिर्फ बाय करते हैं वो सिर्फ जीब्रा लाइन से ही रोड क्रॉस करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सेठी साहब, ये बताएं कि अब तक तो आपके हमेशा जो पिक्स आती है, मुझे याद नहीं आता आपने कभी कोई शॉर्ट वाली पिक दी हो। क्या इस दिवाली पे आप प्रण प्रतिज्ञा ये ले रहे हैं कि अगली दिवाली तक एक भी कोई शॉर्ट पिक नहीं देंगे? नहीं अनिल जी, ऐसे नहीं होगा कि शॉर्ट पिक नहीं आएगी, बट आमतौर पे फंडामेंटल इन्वेस्टर शॉर्ट पिक कम ही देते हैं। बाकी बाजार में जब बहुत यूफोरिया हो जाता है तो फिर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं आती है, दैट शुड बी ट्रीटेड एज शॉर्ट। और बाकी रेगुलर इंटरवल पे जो लॉन्ग कॉल्स देते हैं उस पर प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह रहती है। तो वही एक ट्रेंड रहना चाहिए बाजार में। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है अगर किसी का 9 से 12 महीने का नजरिया है तो यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड अभी भी बाजार में है। बाकी चूंकि बाजार ऑलरेडी काफी जल्दी काफी बड़ा है तो बीच बीच में वोलेटिलिटी रहेगी, बट कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में मीडियम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ठीक बात है, तो गिरावट में खरीदारी करने का व्यू रखें, ये है राय। थोड़ी सी उम्मीद आशीष सर को जगी होगी, लेकिन हाँ एक काम और है, हमारे जैन साहब है ना, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे नहीं, ज्यादातर स्टॉक्स जैन साहब के सुबह 9:30 बजे आते हैं, वो जैन साहब के कवर करने के बाद ही लिक्विड होते हैं, और उसके बाद न सिर्फ उस दिन होते हैं बल्कि आगे उसकी लिक्विडिटी बरकरार रहती है। तो जैन साहब फोकस कहाँ रहेगा अगले एक साल, लिक्विड शेयरों पे, या जिन शेयरों में लिक्विडिटी नहीं है वहां पर आप अपनी सीएसआर एक्टिविटी बीएससी के प्रति, एनएससी के प्रति, स्टॉक मार्केट के प्रति बरकरार रखेंगे, इलिक्विड स्टॉक पर ही फोकस करेंगे? देखिए लिक्विड स्टॉक्स पे तो सब लोग हम लोग कवर करते ही हैं, और जनरली जो दूसरे फॉर्मेट्स होते हैं उनमें काफी सारे स्टॉक्स देते ही हैं, जो फ्राइडे इवनिंग का शाम वाला शो है या एसपीएल मिड कैप्स है। बट जेन साहब के जेम्स में मैं वही जो एकदम जो नगीने होते हैं, जिनके बारे में सुने हुए नहीं होते लोग, अनसंग हीरोज होते हैं। एंड आई थिंक आई हैव बीन रिसीविंग लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे वाकई में बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मुझे ट्विटर पे हो या लोग मिलते हैं और सब लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। एंड लकीली सारे ही स्टॉक्स अच्छे निकल रहे हैं, वहां पे कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज नहीं आता। और अनिल जी जनरली क्या होता है कि इलिक्विड स्टॉक को सब लोग कवरेज के लिए छोड़ देते हैं, बट मुझे आज भी याद है कि मुझे जिस दिन मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स पहली बार, हम हमारे पुराने अवतार में कभी रेकमेंड किए हुए हैं, उस दिन वो इलिक्विड था और आज वो एफएनओ में है और सबसे बड़ी हॉस्पिटल की कंपनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलिक्विड स्टॉक होना कोई खराबी है। और एमएनसी स्टॉक जहां पे 75% शेयर होल्डिंग अगर प्रमोटर के पास रहेगी तो वो इलिक्विड होगा, पब्लिक में नहीं हो। एंड जनरली जो हाई टिकट बिग टिकट वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें कम ट्रेडिंग करते हैं, और जो अच्छे पोर्टफोलियो पीएमएसएस, बुटीक पीएमएसएस वो ले लेते हैं, तो बाय एंड फॉरगेट स्टोरी की वजह से नहीं होता है। बट यस, मैं आने वाले साल में ये सीएसआर एक्टिविटी जारी रखूंगा अनिल जी, आपके सवाल का जो जवाब है। एंड आई थिंक एक्सचेंजेस को भी अच्छा लगता हो कि 8,500 स्टॉक्स में से जो जो ढूंढ के लाते हैं, एंड आई रियली फील दैट यू नो दीस स्टॉक्स विल गेट लिक्विड। थैंक यू सो मच अनिल जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जनरली ये होता है कि जो स्टॉक्स लिक्विड कम होते हैं वहां फंडामेंटल्स को लेकर क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस और कंफर्ट कम रहता है। लेकिन जब जैन साहब अपनी तगड़ी रिसर्च के बाद इन स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं तो वो एक कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भले वॉल्यूम्स कम हो लेकिन स्टॉक्स अच्छे हैं। बूम बूम जय ठक्कर जय, आपको तो सब कुछ करना है, आपको टेक्निकल भी करना है, आपको एफएनओ में स्टॉक्स भी देने हैं, आपको कैश मार्केट के एसपीएल भी देने होते हैं, फ्यूचर्स भी आप देते हैं, और एक बचा खुचा है ना वो फंडामेंटल पिक्स देनी थी, वो भी आपने इस बार दिवाली पे दे दी, अपनी 5 पिक्स 6 पिक्स जो निकाल कर लाए। मतलब अगले साल के लिए क्या इरादा रखा है, क्या सबसे प्रायोरिटी वाला क्या होगा? अनिल जी, हाँ जी, इस साल अनिल जी फंडामेंटल पिक्स भी स्टार्ट कर दी, और इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है अनिल जी, आपने मौका भी दिया इनफैक्ट वो शेयर करने का, सो थैंक यू वेरी मच। एंड वो एक नया, मैं कहूँगा कि मैं देख ही रहा था बट बहुत डिटेल में देखना वापस शुरू कर दिया है वो चीज़, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अनिल जी। और ये प्रायोरिटी पे रहेगा बिकॉज एज यू सेड राइटली कि टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स, ये सब तो देख रहा हूँ और ये तो देखते ही रहूंगा, ये तो छूटने नहीं वाला है, एंड इसके बगैर तो रह भी नहीं पाऊंगा। बट फंडामेंटल एक बास्केट में डिटेल में देखना अनिल जी फिर से शुरू किया है। और एक और अनिल जी एक और चीज़ जो मुझे करनी है आगे, और वो स्टार्ट कर दी है हमने, वो है एल्गो। सो एल्गो बेस्ड ट्रेड जो राकेश जी, कुणाल जी देते हैं अनिल जी, वो भी डेफिनेटली मेरे ओर से भी आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये है आपके
तो अब मतलब कुछ बचाव दूसरों के लिए छोड़ेंगे नहीं। बंसल जी, ये सब कुछ जय कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए अनिल जी, ये सब कुछ डिसाइड कर लें। देखिए अनिल जी, मार्केट तो पैशन है, रिसर्च पैशन है, तो अनिल जी मेरी नजर कहीं और है। और आज आपने अनिल जी एबी कैपिटल रिकमेंड करा है और बोला है डबल भी हो सकता है। तो अनिल जी मेरी आपसे गुजारिश है, अगर ये अगली दिवाली से पहले अगर एबी कैपिटल डबल होता है तो जो आपका अनिल जी ये रंगीन कुर्ता है, ये एज अ टोकन ऑफ लव अनिल जी मुझे गिफ्ट में दीजिएगा। तो मेरी नजर अनिल जी आपके कुर्ते पर है और एबी कैपिटल में काफी लोग फंसे हुए हैं, तो अगर ये डबल हो गया तो सब लोग निकल जाएंगे। तो अनिल जी मेरा ये टोकन ऑफ लव है, इसको नजर में रखिएगा। और एक बार जब सब लोग निकलेंगे उसके बाद ये स्टॉक होगा 400, 300, 500 रुपए, पता नहीं क्या होगा, बस सबके निकलने की देर है। चलिए शो के समापन का वक्त है। मैं चाहता था थोड़े और बात हो, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, तो आप सभी से विदा लेने का वक्त है। शर्मा साहब, सेठी साहब, विश्वेश जी, जय, आशु सर, जैन साहब, कुणाल जी, साथ ही बंसल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर आपका इसी तरह से हमारा आपका साथ बना रहे, हम ढेर सारी आने वाली कई दिवालियां एक साथ ऐसे ही मनाएं। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। आप सबको, आपकी पूरी टीम, परिवार और आपके सभी लोगों को, मिलने नियर एंड डियर वंस को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलवार को अब है अगला ट्रेडिंग सेशन, सोमवार को है भाई दूज की छुट्टी, मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन होगा, अगला नया साल भी होगा, ढेर सारा एक्शन भी होगा, तो आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। आप सबको एक बार फिर से जी बिजनेस